हमारे एक मित्र पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं। उन्होंने एक अच्छी सी गजल लिखी है जो आज हम सबको समझनी चाहिए। नफरत को हवा देना, बारूद बिछा देना, तहजीब नई ये है, फिर आग लगा देना। हर दीप बुझा देना, फितरत है हवाओं की, फितरत ये हमारी है, हर दीप जला देना। हमको जिन हाथों में देनी तो किताब थी, उन फूलों से हाथों में हथियार थमा देना। दुनिया में भले ही ये एक आम रिवायत हो, तकलीफ तो देता है अपनों का दगा देना। गुलदानों में फूलों को सजते हुए देखा है, किस ओर इशारा है वहां खार सजा देना। शोभा नहीं देता ये काम निजामों को, अफवाह उड़ा देना, हर बार घुमा देना। बस इतनी मदद करना विनती है मेरे ईश्वर अल्लाह से, फंस जाऊं तो किश्ती को उस पार लगा देना। उनकी इस गजल में बहुत कुछ छिपा है और वो जो कहना चाहते हैं उसको समझने की जरूरत है। आज की मैं एक घटना का जिक्र करूं। पटौदी थाना क्षेत्र में एक शाहपुर जगह है, वहां पर, यह हरियाणा में आता है, यहां पर एक दरगाह थी, करीब 150 साल पुरानी दरगाह। उस दरगाह में हिंदू मुस्लिम सब जाते थे, दुआ मांगते थे। इस नफरत की आग ने क्या किया, कुछ गए और वहां पर उन्होंने दरगाह को तोड़ने की कोशिश की। वहां के लोगों को खबर लगी तो वो वहां आए, वो भाग गए। फिर उन्होंने जाके थाने में इसकी कंप्लेंट दी कि वो दरगाह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अमन चैन कायम कराने के लिए जरूरी है कि इस पर लगाम लगाई जाए। और कंप्लेंट देने के बाद पुलिस कहती नहीं, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा कह के जाते हैं और उसके बाद आज वो दरगाह तोड़ दी जाती है, खंडहर बना दी जाती है। यह स्थिति है कि हरियाणा के हांसी में पुलिस की सुरक्षा के बीच में एक जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस में कहा जाता है खाली करते हैं हांसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रैली वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रैली वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। देश के गद्दारों को, सारे बिल्ले काटे जाएंगे, यहां के जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको निकाल बाहर करो, ये करो वो करो, और न जाने क्या क्या, वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूं। इस तरह की स्थिति, कमोबेश यही स्थिति दिल्ली के नगलोई थाना क्षेत्र में थाने के सामने गेट पर हुई। वहां पर इसी तरह हुआ, भिवानी में इसी तरीके से हुआ, फरीदाबाद में हुआ, बहादुरगढ़ में हुआ, बुलंदशहर में हो रहा है और सब जगह हो रहा है। ये नफरत की आग फैलाई जा रही है। दिल्ली तक पहुंच दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें घर जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रहेंगे, हम लोगों को गाड़ी भेज दो, बस इतना ही आपको मेहरबानी करना है, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। जल्दी से जल्दी हम लोगों को दिल्ली पहुंचा दो, बस ये लोग इंसान है, हमारे घर में माँ बहन कुछ नहीं है, हम लोग भाई भाई हिंदू सब लोग में नहीं, सब है, लेकिन कोई नहीं है। आप लोग को कुछ चाहिए, आप सिर्फ एक गाड़ी मंगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस देखिए हम लोग इंतजाम जाएंगे, गाँव चले जाएंगे। यानी देखिए दीदी, हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग नफरत में जलाया जा रहा है। राजस्थान के कुछ हिस्से में भी करने की कोशिश की गई, हालांकि वहां की पुलिस ने कंट्रोल किया। इसी तरह की स्थितियां और इस आग को भड़काने का काम किया जा रहा है। जो हालत हुई है वहां, 7 लोगों की इस दंगे में मौत हुई है। मरने वाले दोनों समुदाय से हैं, हिंदू से भी हैं, मुस्लिम से भी हैं, और मुस्लिम से अधिक
और यह भी जानने की जरूरत है कि किस तरीके से मस्जिदों के सामने खड़े होकर के जुलूस निकालते हुए वहां पर जाने क्या क्या कहा जा रहा था। कल्पना करिए, आज महात्मा गांधी स्वर्ग में जब देख रहे होंगे तो उनके आंखों में आंसू होगा, दिल में दर्द होंगे। क्यों? क्योंकि वह कौम, वो नूह के लोग, मेवाती लोग, जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, बाबर का नहीं, जिन्होंने राणा प्रताप का साथ दिया था, वो लोग हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, सबसे ज्यादा आहुति दी थी अपनी जिंदगी की तो यहां के लोगों ने दी थी। और इन्होंने तमाम बार तमाम रक्षा की, अंग्रेजों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े, सबसे लड़े और हिंदुस्तान को आजाद कराने में एक महान भूमिका अदा की। जब देश आजाद होने लगा तो बंटने की बात आई, उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा फिर मौत का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि नफरती लोग सिर्फ कपड़े देख रहे थे, टोपी देख रहे थे, उससे पहचान रहे थे। जैसे आज हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, वैसे ही कपड़ों से पहचान के मारा जा रहा था। यह नहीं देखा जा रहा था कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। वो लोग आज उन्हें मारा जा रहा है। जिस नूह मेवात में 75 साल में देश की आजादी के बाद एक बार भी कोई सांप्रदायिक दंगा ना हुआ, एक बार भी कोई घटना ना हो, आज वहां यह हाल है कि चल रहा है। और बेशर्म बेहया मुख्यमंत्री कहता है हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। ये हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,000 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे। अरे यदि तुम सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो उतर जाओ, क्यों बेशरम की तरह कुर्सी पे चिपके हो? क्यों अपनी सुरक्षा में 1000 आदमी लेके चलते हो? क्यों यह हालत, यह हो क्यों रहा है? इसे समझने की जरूरत है। यह हो इसलिए रहा है क्योंकि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर को जलाने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके संगठन के लोग हैं। उन्होंने जलाया है, उन्होंने महिलाओं की इज्जत लूटी है, उन्होंने जाने क्या क्या कुकर्म किए और इन सब कुकर्मों का हिसाब सामने आने लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। तब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने वहां बताया कि 19 तारीख को जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन 2 महिलाओं को नग्न परेड कराया गया और उनके साथ में सार्वजनिक तौर पे रेप किया गया, सैकड़ों लोगों ने रेप किया, उस घटना को लेके, उस घटना को जैसी 550 से अधिक 555 एफआईआर हुई है। यानी आप समझिए कि कितना बीभत्स दृश्य रहा होगा। ये उस देश में हो रहा है जहां देवी कहा जाता है महिलाओं को। स्थिति ये है कि 6,500 से अधिक एफआईआर दर्ज हो गई हैं, जिनमें 40,000 से अधिक मुल्जिमान हैं और गिरफ्तार कितने किए गए? 250 मुल्जिम। हालात देखिए, इस तरह से जलाया गया है। उसमें प्रधानमंत्री जवाब क्या देंगे? क्योंकि नफरत फैलाने वाले, जलाने वाले, मारने वाले, रेप करने वाले तो उनके अपने लोग। देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि
कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टेज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन हो रहा नहीं। मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनंती है आपसे। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। सब ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे, मुझे समझ में ही नहीं रहे। ये अनपार्लियामेंट्री है, प्लीज सर। अरे ये हर बात को प्लीज सर, I got your point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, प्लीज ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? नो प्लीज, इस चीज को करने के लिए इसलिए इस तरह से करके डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। जब उन्होंने अपना पहला इस पर एक छोटा सा वक्तव्य 36 सेकेंड का दिया, उसमें भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और न जाने क्या क्या कर दिया। अरे भैया, कभी राजस्थान में इस तरह की घटना हुई है क्या? या कभी छत्तीसगढ़ में हुई है क्या? या बंगाल में हुई है क्या? या किसी और नहीं हुई, लेकिन आपके राज्यों में हो रही। मणिपुर में होता है ये बीभत्स घटना। रेप का राज्य बना दिया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति यौन हिंसा होती है, अपराध होते हैं। आप और उसके बाद आप कहते हैं सुशासन है, न जाने क्या क्या है। तो आग आप लगाते हैं, तीली आप देते हैं, सब कुछ आप करते हैं, केरोसिन आप डालते हैं, और मीडिया उस आग को सुलगाता है। वो मीडिया जो नफरत बोता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाए, उसके प्रहरी का काम करे, वो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है आपके साथ मिलकर। आपकी विचारधारा के लोग उसमें बैठा दिए गए। इसलिए, और यही वजह है कि हरियाणा में ये हो रहा है। मुख्यमंत्री ऐसे बोल बोल करके क्या करता है, इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर बात का जवाब दिया। देखिए, जो मुंह में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। जहां ऐसे इलाके में जहां 1947 में भी नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ, और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ये हुआ, इसके कारण क्या है मैं समझता हूं। मेरे से पहले स्वयं जो इनके मंत्री हैं, वहां से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो कह चुके कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, फेलियर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट का फेलियर था। अभी जुलाई में ही वहां पर G20 की मीटिंग हुई गुड़गांव में, और सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था G20 की मीटिंग का क्राइम एंड सिक्योरिटी। अब एक तो पूरे G20 की आप मीटिंग कर रहे हो क्राइम और सिक्योरिटी, और आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि 60-70 हजार कुल हमारी पुलिस की वो है स्ट्रेंथ, 3.5 करोड़ आदमियों का हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम सिक्योरिटी का होता है सबसे पहले। इसका मतलब आज हरियाणा में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो सिक्योरिटी फॉर हिमसेल्फ, औरों की सिक्योरिटी दे नहीं सकते। मेरे को एक वो याद आ गई, एक रशिया से मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ, पहले डिप्टी मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर थे कैरो साहब,
और डिप्टी मिनिस्टर बनारसी दास, ही वॉज क्वाइट फैट, तो उसके पास डिपार्टमेंट थे फूड एंड जेल्स, तो इंट्रोड्यूस किया उनको कैनो साहब ने, ही इज आवर मिनिस्टर फॉर फूड एंड जेल्स। बोले यस यस, फूड फॉर हिमसेल्फ, जेल फॉर अदर्स, मतलब सिक्योरिटी अपने लिए है, लोगों के लिए नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का काम होता है फर्स्ट तो सिक्योरिटी फॉर द पीपल। तो ये इट हैज फेल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, और इस बात की बहुत लोगों को है। आज जो भी परिस्थिति बनी है, मेरी एक तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको ये अपील है कि भाई शांति कायम करें, आपस में भाईचारा बढ़ाएं, भाईचारे ही में ही, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां कभी भाईचारा बिगड़ा ही नहीं, तो भाईचारा अपना बना के रखें। और हमारी डिमांड है कि जिसने भी दंगा को उकसाया और जिसने भी दंगा भड़काने का काम किया या जिसने भी दंगा किया, कितना ही नुकसान हुआ, दे शुड बी पनिश्ड, उनको कोई पूरा करना चाहिए, कोई प्रोटेक्शन किसी की तरफ से भी कोई उनको मिलना नहीं चाहिए। लानत दी जाती। मेरे एक मित्र हैं ध्यानी जी, व्यंग करते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कि हाकिम को ट्वीट करो और उसमें सिर्फ इतना लिखो, लानत है, सब समझ जाएंगे ये किसके लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि आज पूरी दुनिया देख रही, जान रही है क्या हो रहा है। Have you heard from any Americans impacted by the religious violence in Gurugram near New Delhi? And do you have any comments on the Hindu-Muslim clashes in the region? I would say, with respect to the clashes, that obviously we would, as always, urge calm and urge parties to refrain from violent actions. With respect to whether we've heard from any Americans, I'm not aware of that. I'm happy to follow up with the embassy. Thank you. Yeah. आपके पास में और कुछ है नहीं, तो आप नफरत फैलाते, आप राहुल गांधी को बदनाम करते हो, जो इस देश को जोड़ने की बात करता है, जो नफरत को खत्म करने की बात करता है, जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, और आप क्या करते हो? आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर यहाँ देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? आप नफरत के बाजार तैयार करते हो, आप नफरत की पौध तैयार करते हो। जिन हाथों में किताबें कलम पकड़ाई जानी चाहिए, जिन्हें अच्छे ज्ञान दिए जानी चाहिए, जिन्हें हिंदू धर्म का ही मूल मंत्र सिखाना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उन्हें आप नफरत करना सिखा रहे, उन्हें मार डालना सिखा रहे हैं। यही आपका हिंदुत्व है। और इसीलिए इस हिंदुत्व से हर किसी को नफरत करनी चाहिए। मैं नफरत का पक्षधर नहीं हूं। मेरा मानना है प्यार करो, सबको प्यार करो, देश को प्यार करो, भाई को प्यार करो, बहन को प्यार करो, मित्र को प्यार करो, परिवार को प्यार करो, पड़ोसी को प्यार करो, और पूरी दुनिया को प्यार करो, क्योंकि सब अंततः हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार हैं। क्योंकि एक समय में हम सब कहीं जहां सृष्टि शुरू हुई है तो एक ही उससे निकले हुए हैं। ये समझने की जरूरत है। लेकिन यह भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी दुकान, इनकी सत्ता, इनका सब कुछ नफरत पे टिका है। यही डर है कि नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आ रहे, जवाब नहीं देना चाहते, डर रहे हैं। और ऐसा डरने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से आज जब गांधी देख रहे होंगे
नेहरू देख रहे होंगे कि हमने कौन सा भारत बनाया था, सरदार पटेल देख रहे होंगे, तो आज उनके आंखों में आंसू होंगे और वो दुख व्यक्त कर रहे होंगे कि ऐसे शर्मसार करने वाले सत्ताधीश भी बैठेंगे और यहां के ये लोग उन्हें बैठाएंगे इन कुर्सियों पे। इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या हो। तो शर्म करिए, शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी पीढ़ियों को, आपकी विचारधारा को, आपको, हमें नहीं। हमें तो दुख कि हमने गलत चयन किया है, गलत व्यक्ति को बैठाया है, गंदे लोगों को बैठाया है, बलात्कारियों को बैठाया है, हमने नफरती लोगों को बैठाया है। उसका नतीजा है इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और सबका सब कुछ लूटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। कुछ पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्तियां सौंपी जा रही और आपकी जेब खाली की जा रही। किसान भी मारा जा रहा है, महिलाओं की आबरू लूट रही है और कोई व्यक्ति कहां सुरक्षित है। घरों को भी तोड़ दिया गया है, परिवारों को तोड़ दिया गया है। स्थिति ये है, समाज को बर्बाद कर दिया गया है, विषमता पैदा कर दी गई है, जहर बो दिया गया है। कहीं क्षेत्रवाद, कहीं जातिवाद, कहीं धर्मवाद, कहीं कोई बात, और इस तरह से पूरे देश को जलाकर बर्बाद किया जा रहा है, जिसे बड़ी मुश्किल से लोगों ने बनाया था, हमारे पूर्वधाओं ने बनाया था, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, आजाद कर रहा था। अब सोचने का वक्त आपका है। सोचिए, समझिए कि आपने किन लोगों को यह गद्दी सौंपी है, जो आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, सबका भविष्य बर्बाद करते हैं, जिनके अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने लोग तो विदेशों में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आपको कहते हैं कि आप नफरत की पाठशाला में पढ़िए, आपको नफरत सिखाते हैं और फिर आप भिखारी बन के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाते हैं। 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के नाम पे पाके आप खुश हो जाते हैं। लानत है आपको और लानत है उस सरकार को और लानत है उस हर व्यक्ति को जो ऐसे नफरती लोगों को चुनता है।